अब देखो इस ये जो प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल है, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि एक कार्नोट ऊष्मा पंप 45 डिग्री सेल्सियस पर ऊष्मा निकाय को एक 2,10,000 किलो जूल प्रति घंटा ऊष्मा प्रदान कर रहा है, ठीक है। जबकि बाहर का तापमान कितना है? 4.5 डिग्री सेल्सियस है। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है ऊष्मा पंप का COP मतलब निष्पादन गुणांक तथा आवश्यक HP। HP का मतलब क्या बताया था? हॉर्स पावर, मतलब अश्व शक्ति, यानी उसका कार्य निकालना, क्षमता उसकी कितनी है, शक्ति उस पर कितना कार्य किया जा रहा है, ऊष्मा पंप को ये काम करने के लिए उसके ऊपर कितना वर्क किया जा रहा है, आपको अश्व शक्ति में, हॉर्स पावर में निकालना है। उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं फिर इसको समझा दे रहा हूँ। देखो क्वेश्चन में ये दिया, ऊष्मा पंप का काम क्या होता है? ऊष्मा पंप का काम यही ना होता है कि निम्न ताप मतलब निम्न ताप से जो है निम्न ताप वाले वातावरण से जो है उच्च ताप वाले निकाय को ऊष्मा प्रदान करना। भाई रेफ्रिजरेशन का जस्ट उल्टा होता है प्रशीतन निकाय के। उसमें क्या था? निम्न ताप के स्रोत से जो है ऊष्मा को निकाल करके उच्च ताप वाले वातावरण को दिया जा रहा था। तो रेफ्रिजरेशन में जो है जो प्रभाव उसका है मैंने क्या बताया था कि निम्न ताप वाले को निम्न ही बनाए रखना, जबकि ऊष्मा पंप में मैंने क्या बताया था? उच्च ताप वाले निकाय को उच्च ही बनाए रखना। तो इसमें निम्न ताप वाले वातावरण से उच्च ताप के निकाय को ऊष्मा दी जा रही है और उस निकाय को के तापमान को उच्च ही बनाए रखा जाता है। तो यहाँ पे एक ऊष्मा कार्नोट ऊष्मा पंप है जो 45 डिग्री सेल्सियस पर एक ऊष्मीय निकाय है, सिस्टम है, ठीक है। उसको यह ऊष्मा दे रहा है कितना? 2,10,000 किलो जूल प्रति घंटा, ठीक है। जबकि बाहर का जो तापमान है वो कितना है? मतलब वातावरण का जो तापमान है वो कितना है? 4.5 डिग्री सेल्सियस। तो वातावरण हमारा निम्न है, तो उससे ये 2,10,000 किलो जूल प्रति आर का घंटे का ऊष्मा अवशोषित करके कहाँ भेज रहा है? उच्च ताप वाले निकाय में भेज रहा है जिसका तापमान 45 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो ये यही काम भी होता है ऊष्मा पंप का, हीट पंप का। तो इसमें वही दिया हुआ है। तो यहाँ उच्च ताप जो हो जाएगा, हमने निम्न ताप T1 ले लिया है, बाहर के तापमान का दिख रहा होगा, निम्न ताप बाहर के तापमान का T1 ले लिया है। तो इसको चूंकि ये 4.5 डिग्री सेल्सियस है तो इसको केल्विन में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? केल्विन में बदलने के लिए हम 273 से इसमें जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 277.5 केल्विन। उसी तरीके से जो आपका निकाय का जो है तापमान है, मतलब उच्च तापमान है, वो आपका 45 डिग्री सेल्सियस है। तो इसको जब हम केल्विन में बदलेंगे तो ये आपका आ जाएगा 273, इसमें जोड़ देंगे तो ये आपका आ जाएगा 318 केल्विन। अब हमको निकालना है कि ऊष्मा पंप का COP निकालिए, मतलब निष्पादन गुणांक निकालिए। और हम जानते हैं ऊष्मा पंप का जो निष्पादन गुणांक होता है, इसमें क्या होता है? जो उच्च ताप होता है वो अंश पे होता है और हर में क्या होता है? मतलब डिनोमिनेटर में क्या होता है? ऊष्मा पंप पर किया गया कार्य। तो उच्च ताप यानी T2 हो गया ऊपर, क्योंकि इसका देखो फॉर्मूला नीचे मैंने लिखा है, हीट पंप कोफिशिएंट ऑफ फैक्टर ऑफ हीट पंप क्या लिखा है? हीट रिजेक्टेड। तो हीट रिजेक्ट किया जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है बताइए भैया? वो निम्न ताप वाले वातावरण से ऊष्मा अवशोषित करके कहाँ रिजेक्ट किया जा रहा है? उच्च ताप वाले निकाय पे। तो इस वजह से यहाँ जो तापमान होगा, चूंकि मैंने बताया था ना ऊष्मा पंप का कार्य क्या होता है? उच्च ताप वाले निकाय को उच्च ही बनाए रखना। तो यहाँ जो डिजायर इफेक्ट है, इसका प्रभाव क्या है? प्रभाव ये है कि निकाय के तापमान को उच्च ही बनाए रखना है। तो तापमान क्या हो जाएगा? T2 हो जाएगा और किया गया कार्य तो क्या हो जाएगा? T1 माइनस T2। इसको मैंने बताया था कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आपका COP का जो फॉर्मूला आ गया वो T2 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है।
अब वैल्यू आपको पता है T2 की वैल्यू आपका 318 है और T1 की वैल्यू 277.5 है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपकी जो आंसर आएगा मतलब COP ऑफ हीट पंप वो आ जाएगा 7.9। 8 भी लिख सकते हैं, चलिए हम 7.9 ही लिख रहे हैं। ठीक, अब इसके बाद आपको निकालना क्या है, क्वेश्चन में दिया था तथा आवश्यक जो है HP निकालना। HP का मतलब देखो यहाँ पे एक जगह मैंने COP के नीचे HP लिखा हुआ है और यहाँ तो वो जो है निष्पादन गुणांक ऑफ हीट पंप है, कोफिशिएंट ऑफ फैक्टर ऑफ हीट पंप है, और जो क्वेश्चन में HP पूछा है वो अश्व शक्ति है। इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। जो कोफिशिएंट क्वेश्चन में दिया हुआ है आवश्यक HP, आवश्यक HP का मतलब अश्व शक्ति, मतलब आवश्यक जो है हीट पंप को चलाने के लिए आवश्यक कार्य, आवश्यक शक्ति की रिक्वायरमेंट पूछी हुई है। तो अब इसके लिए फिर मैंने क्या लिखा, हम जानते हैं कि निष्पादन गुणांक ऊष्मा पंप का क्या होता है, हीट रिजेक्टेड बटे वर्क डन, किया गया कार्य। अब हमको COP पता ही चल गया, ऊपर मैंने निकाला है 7.9। अब ऊष्मा कितना रिजेक्ट कर रहा है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निकाय को वो 2,10,000 किलो जूल प्रति घंटा ऊष्मा प्रदान कर रहा है। तो ऊष्मा की जगह हम क्या, ऊष्मा रिजेक्टेड की जगह हम क्या लिखेंगे, 2,10,000। रुक जाइए, तो ऊष्मा कहाँ गया, कहाँ पे थे, हाँ यहाँ। तो ऊष्मा अब ऊष्मा रिजेक्टेड की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 2,10,000 पुट कर दिया किलो जूल प्रति घंटा, और यहाँ से और COP की जगह हमने पुट कर दिया 7.9। तो हमको यहाँ से क्या किया जाएगा, किया गया कार्य निकलेगा। तो किया गया कार्य आपका किस में आंसर आ जाएगा, किलो जूल प्रति घंटा में। तो यहाँ सॉल्व करने पे देखो कितना आ रहा है, 26,582.27 किलो जूल प्रति घंटा। अब हमको निकालना है HP में, हार्स पावर में निकालना है। तो अब यहाँ पे फिर मैंने कन्वर्जन बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में। अब यहाँ हम क्या लिखे हैं, देखो यहाँ पे नीचे लिखा, हम जानते हैं कि एक HP मतलब एक हस्व शक्ति जो है 746 वाट या 746 जूल प्रति सेकंड होता है। तो जूल को किलो जूल में बदलने के लिए सेम वही कन्वर्जन है, हम क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे। तो आपका आ जाएगा 0.746 किलो जूल प्रति सेकंड। और सेकंड को हम घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, वहाँ पे इससे पहले वाले क्वेश्चन में सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा करते थे, अब यहाँ घंटे में बदलना है। तो 1 मिनट में 60 सेकंड और एक घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो यहाँ हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिख रहा होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा करेंगे और घंटे में बदलने के लिए 3600 से गुणा करेंगे। तो यहाँ गुणा करने पे वैल्यू क्या आ गई आपकी, एक अश्व शक्ति का 2685.6 किलो जूल प्रति घंटा, ये एक अश्व शक्ति होगा। अब हमको निकालना आवश्यक अश्व शक्ति, तो अब हम ऐसे लिख सकते हैं ना इसका उल्टा, जैसे एक अश्व शक्ति 2685.6 किलो जूल प्रति घंटा होता है, तो हम इसको उल्टा लिख दिए कि 2685.6 किलो जूल प्रति घंटा जो है किसके बराबर है, एक अश्व शक्ति के बराबर है। तो हमारा ऊपर ये जो W आया है 26,582.27 किलो जूल प्रति घंटा कितने के बराबर होगा, तो आपका क्या होगा 26,582.27 बटे 2685.6। तो इसको डिवाइड करने पे जो आपकी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 9.89, ठीक है। तो 9.89 क्या हो गया, HP मतलब अश्व शक्ति। इतने कार्य की हमको जरूरत पड़ेगी इस ऊष्मा पंप को चलाने के लिए, ठीक। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब इसमें देखिए कंफ्यूजन क्या है, सारे क्वेश्चन लगभग इसमें एक ही टाइप के हैं जो इस तरीके का है, और मैं इसी वजह से कन्वर्जन आप लोग को बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है तो ठीक है, सबको COP निकालने आ जाएगा, लेकिन जब बात किया गया कार्य ये अश्व शक्ति में निकालने को आ गया, टन में निकालने को आ गया,
तो वहाँ बहुत से लोग फंस जाएंगे। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए आप अभी से ही कन्वर्जन अच्छा कर लें। हालांकि ये चीज़ तो आप पहले से पढ़ते ही आ रहे हैं मैथ में, मतलब 7th 8th से ही कन्वर्जन पढ़ रहे हैं, 6 7 से ही। लेकिन फिर भी जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी कन्वर्जन नहीं आ रहा है अच्छे से। ठीक है, और किसी पर्टिकुलर सेक्शन की बात नहीं है, सारे लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। जिसको भी अगर थोड़ा बहुत कन्वर्जन में दिक्कत हो वो अभी क्लियर कर ले, ना आए तो पूछ ले कि कन्वर्जन में ये कैसे हो रहा है। ठीक है, तो इसमें मैं एक बार फिर से हल्का सा कन्वर्जन ही वाला पोर्शन बताऊंगा। यहाँ तक तो सबको क्लियर होगा COP कैसे निकाला जाता है। COP आपने निकाल लिया बाय फॉर्मूला 7.9। ठीक, फिर किया गया कार्य भी आपने निकाल लिया, क्योंकि COP हम पहले से निकाले हुए हैं, हीट रिजेक्टेड क्वेश्चन में दिया हुआ है 2,10,000 रुपया। तो उष्मा पंप द्वारा किया गया कार्य भी वैल्यू से हमने निकाल लिया 26,582.27 किलो जूल प्रति घंटा। लेकिन हमको जो किया गया कार्य है वो हमको किलो जूल प्रति घंटा में न पता चल करके हमको अश्वशक्ति में पता करना है। तो यहाँ पे ये हमने क्या लिखा, फिर से देखिए, यहाँ अश्वशक्ति, एक अश्वशक्ति किसके बराबर होता है, रुक जाइए, एक अश्वशक्ति किसके बराबर होता है, एक अश्वशक्ति मैंने लिखा 746 वाट या 746 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। हमको इसको पहले बदलना है किसमें, जूल प्रति सेकंड को बदलना है किलो जूल प्रति घंटा में। तो जूल को किलो जूल में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 1000 से क्या करेंगे, भाग देंगे। देखो मैंने नीचे लिख भी दिया है, किलो जूल में बदलने के लिए तो हम 746 को 1000 से भाग देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.746 किलो जूल प्रति सेकंड। अभी सेकंड को, ये तो हो गया जूल से किलो जूल में बदल गया, अब हमको सेकंड को घंटे में बदलना है। तो आप जानते हैं 1 घंटे में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में क्या होता है, 60 सेकंड होता है। यानी 1 घंटे में कुल 60 गुणे 60 कितना हो जाएगा, 3600 सेकंड होता है। तो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, जब हम सेकंड को मिनट में बदलते थे, चूंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो सेकंड को मिनट में बदलने के लिए हम क्या करते थे, 60 से गुणा कर देते थे। लेकिन अब हमको 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है, तो अब सेकंड को घंटे में बदलने के लिए अब हम किससे गुणा करेंगे, 60 से गुणा न करके 3600 से गुणा करेंगे। तो जब हम 0.746 को 3600 से गुणा करते हैं तो आपका जो वैल्यू आता है वो आता है 2685.6 किलो जूल प्रति घंटा। ये जो वैल्यू है ये किसकी है, एक अश्वशक्ति की वैल्यू है। ठीक है, तो हम इसको उल्टा जब लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं ना, जैसे अब ऊपर यहाँ लिखा है एक अश्वशक्ति जो है 2685.6 किलो जूल प्रति घंटा के है। तो जब हम इसको रिवर्स करेंगे, उल्टा करेंगे, तो हम ये लिख सकते हैं ना कि 2685.6 किलो जूल प्रति घंटा एक अश्वशक्ति के बराबर है। तो अभी जो हमने कार्य निकाला है 26,582.27 किलो जूल प्रति घंटा कितने अश्वशक्ति के बराबर होगा, तो ये जो 26,582.27 है इसको हम किससे भाग दे देंगे, 2685.6 से भाग दे देंगे। तो ये जो वैल्यू आपका फाइनल आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 9.89 अश्वशक्ति। ठीक, चलिए अब इसके बाद अगला, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला जो क्वेश्चन है, अगला में भी कन्वर्जन, मैं अधिकतर कन्वर्जन इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि कन्वर्जन का आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और क्वेश्चन देखिए, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बस डायरेक्ट फॉर्मूले पे है, क्वेश्चन समझना है आप लोग को, और हल्का हल्का चेंज है क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में लिखा है एक कार्नोट प्रशीतित्र मतलब प्रशीतक, ठीक है, -15 डिग्री सेल्सियस व 30 डिग्री सेल्सियस की तापमान सीमाओं में कार्य करता है। ठीक है, यानी आपको लो टेम्परेचर, निम्न ताप और उच्च ताप दे दिया हुआ है। एक रेफ्रिजरेटर है जो -15 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस के तापमान सीमाओं के बीच में कार्य करता है। तो निम्नलिखित कीजिए, ज्ञात करनी है। पहला तो सब कोई निकाल लेगा, आदर्श COP।
दूसरा क्या किया, मशीन को चलाने हेतु आवश्यक HP। अब देखो सेम वही क्वेश्चन है जो इससे पहले बताया, लेकिन यहाँ इसको मैं इस वजह से बता रहा हूँ। दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा है, दूसरे क्वेश्चन में लिखा है कि कहाँ गया, हाँ दूसरे क्वेश्चन में लिखा है मशीन को चलाने हेतु आवश्यक अश्व शक्ति प्रति टन लिख दिया है। अभी तक आपने क्या पढ़ा है, अभी तक यही ना पढ़ा है मशीन को चलाने के लिए आवश्यक अश्व शक्ति, लेकिन यहाँ ऐड क्या कर दिया है, प्रति टन, आवश्यक अश्व शक्ति प्रति टन। तो इसमें कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, अभी देखिए क्लियर है, वो निकालना है आपको आवश्यक अश्व शक्ति ही, ठीक है। इससे पहले भी जो आपने निकाला है वो तो उसमें और इसमें लगभग समानता ही है। देखिए मैं अभी क्लियर कर दे रहा हूँ, प्रति ये जो टन दिया हुआ है इसका मतलब क्या है एक्चुअल में। तो अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में समझी में आ गया होगा, रेफ्रिजरेटर है जो एक -15 डिग्री और 30 डिग्री सेल्सियस ताप सीमाओं के बीच में काम कर रहा है। तो -15 मतलब लो टेम्परेचर हो गया और 30 डिग्री सेल्सियस मतलब हाई टेम्परेचर हो गया, उच्च तापमान हो गया, ठीक है। COP निकालना है, तो अब हम पहला क्या करेंगे, देखो जैसे मैंने लिखा है निम्न तापमान को मैंने T1 ले लिया, तो -15 है, तो इसको 273 से जोड़ दिया तो आपका आ गया 258 केल्विन। फिर उच्च तापमान को मैंने T2 ले लिया, ये 30 डिग्री सेल्सियस है, इसको 273 से ऐड किया तो ये आपका आ गया 303 केल्विन। तो हमने डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, COP का फॉर्मूला लगा देंगे रेफ्रिजरेशन के T1 अपॉन T2 माइनस T1। भाई प्रशीतन प्रभाव बटा किया गया कार्य, तो प्रशीतन प्रभाव इसमें क्या होगा, निम्न ताप वाले निकाय को निम्न ही बनाए रखना है, तो T1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो तो आपका वैल्यू आपका आ रहा है आंसर 5.73। तो हमारा COP निकल गया। अब कह रहा है मशीन को चलाने के लिए आवश्यक अश्व शक्ति। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, और आपने पढ़ा भी होगा, इससे पहले भी मैंने क्वेश्चन में सॉल्व कराया है। हम जानते हैं 1 टन जो है किसके बराबर होता है, 3.5 किलो जूल पर सेकेंड, या अगर हम इसको चेंज करें तो 210 किलो जूल पर मिनट। क्या किया है यहाँ भाई, ये सेकंड में है 3.5 और इसको अगर मिनट में कन्वर्ट किया है तो 60 से गुणा कर दो 3.5 को, तो ये आपका आ जाएगा 210 किलो जूल पर मिनट, ठीक है। तो ये चीज़ हमको पता है, ये 1 टन का मान है, 1 टन का मान इतना होता है, चाहे 3.5 किलो जूल प्रति सेकंड लिखो, चाहे 210 किलो जूल प्रति मिनट लिखिए। अब फिर हम दोबारा हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि COP जो है प्रशीतक का वो होता है प्रशीतन प्रभाव बटे किया गया कार्य। तो COP तो पता चल गया 5.73 है, और प्रशीतन प्रभाव कितना है, तो देखिए 1 टन प्रशीतन प्रभाव के, अब भाई रेफ्रिजरेटर है इसमें तो इसका यूनिट क्या होगा, टन ही में होता है, और 1 टन का मान कितना है अभी मैंने निकाला, या तो 3.5 फुट कर दीजिए या तो 210 किलो जूल पर मिनट फुट कीजिए। इसका मतलब हो गया 1 मिनट में 210 किलो जूल ऊष्मा क्या कर रहा है, निकाय से अवशोषित कर रहा है। तो प्रशीतन प्रभाव मैंने पुट किया है 210 पर मिनट में मैं निकाल रहा हूँ, तो प्रशीतन प्रभाव की जगह 210 फुट किया। अब यहाँ से किया गया कार्य, तो ये जो हो गया, जो प्रशीतन प्रभाव आपने पुट किया है 210, ये क्या है, प्रति टन ही है ना, 1 टन का ही मान है, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो गया, प्रति टन। जो यहाँ पे आवश्यक अश्व शक्ति प्रति टन पूछा है, ये क्या हो गया, हमने 1 टन के लिए जो प्रशीतन प्रभाव आ रहा है, 1 टन के लिए प्रशीतन प्रभाव 210 आ रहा है किलो जूल पर मिनट, तो हमने वो पुट किया, तो यहाँ से जो कार्य निकल रहा है वो कितना आ रहा है, 36.6 किलो जूल पर मिनट। और ये जो कार्य है 36.6 किलो जूल पर मिनट, ये क्या है, प्रति टन है, प्रति टन किया गया कार्य है, ठीक है। फिर वही नीचे अब यहाँ से अश्व शक्ति में बदलना है, तो फिर वही हम जानते हैं एक अश्व शक्ति जो है 746 वाट या 746 किलो जूल पर सेकंड होता है। तो अब जूल प्रति सेकंड होता है, तो इसको अगर हम क्या नाम है किलो जूल पर मिनट में बदलें तो हम क्या करेंगे, किलो जूल में बदलने के लिए 746 को 1000 से भाग देंगे और फिर
मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, उसको 60 से गुणा कर देंगे। तो आपका जो आंसर आएगा फाइनली वो आपका आ जाएगा 44.76 किलो जूल पर मिनट। एक अश्व शक्ति का मान। तो अब इसको हम एक अश्व शक्ति का मान कितना आ रहा है, 44.76 किलो जूल पर मिनट। तो इसको हम उल्टा लिखेंगे, तो उल्टा लिखेंगे तो लिख सकते हैं ना 44.76 किलो जूल पर मिनट जो है एक अश्व शक्ति के बराबर होता है। तो 36.6 किलो जूल पर मिनट कितने के बराबर होगा, तो 36.6 डिवाइडेड बाई 44.76। तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 0.826। 826 क्या, अश्व शक्ति HP पर टन। देखो मैंने यूनिट पूरा नहीं लिखा है, डायरेक्ट आंसर लिख दिया। आपका आंसर होगा 8.826 अश्व शक्ति प्रति टन। तो उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देखो पहले और इसमें कुछ नहीं है, सारा चीज कन्वर्जन है। और इसको मैं केवल इस वजह से बताया हूँ कि यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अश्व शक्ति प्रति टन का मतलब क्या है, तो प्रति टन का मतलब क्या है भाई, एक टन हम तो जानते ही हैं कि रेफ्रिजरेटर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, टन होता है। और एक टन किसके बराबर होता है, एक टन आपका होता है 3.5 किलो जूल पर क्या कहते हैं सेकंड, या 210 किलो जूल पर मिनट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर जैसे मैंने यहाँ वैल्यू मिनट में पुट किया है, आप सेकंड में भी पुट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप जैसे मैंने मिनट में पुट किया 210 पुट किया है ना, तो इसका मतलब ये है कि एक मिनट में जो 210 किलो जूल ऊष्मा है वो किससे अवशोषित किया जा रहा है, निकाय से अवशोषित किया जा रहा है। तो ये जो COP का फॉर्मूला होता है, अवशोषित ऊष्मा बटा किया गया कार्य, तो अवशोषित ऊष्मा क्या है 210 मैंने पुट किया है ना। तो यहाँ पे 210 का मतलब यही हुआ कि एक मिनट में 210 किलो जूल ऊष्मा निकाय से अवशोषित की जा रही है। इसी के कारण क्या हो रहा है, प्रतिटन प्रभाव हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऑटोमेटिक प्रतिकन, क्योंकि ये जो 210 किलो जूल प्रति मिनट ऊष्मा अवशोषित कर रहा है एक मिनट में, ये एक टन के बराबर है। तो यहाँ से जो आपका कार्य निकल रहा है 36.6 किलो जूल पर मिनट, ये क्या है, प्रति टन किया गया कार्य है, प्रति टन किया गया कार्य है। तो यहाँ चीज इसमें कंफ्यूजन मत होना। फिर उसके बाद अब इसको चूंकि HP में बदलना है, HP प्रति टन, अगर ये चीज HP नहीं दिया होता तब तो यही आंसर आपका हो जाता कि 36.6 किलो जूल पर मिनट प्रति टन हो गया आंसर। लेकिन चूंकि HP में बदलना है तो फिर हम वही काम करेंगे। एक HP जो है 746 वाट या 746 जूल प्रति सेकंड होता है। अब जूल प्रति सेकंड को किलो जूल पर मिनट में बदलिए, तो किलो जूल में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे और मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा करेंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा 44.76 किलो जूल पर मिनट। ठीक, अब इसको हम लिख सकते हैं 44.7 किलो जूल पर मिनट जो है एक अश्व शक्ति के है, तो 36.6 किलो जूल पर मिनट कितने अश्व शक्ति के होगा, तो 36.6 बटे 44.76। तो आंसर आ जाएगा आपका 0.826 HP पर टन। ठीक, तो यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो गया। अब अगला एक और क्वेश्चन है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब देखिए इसमें ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है और इसमें भी जो है हल्का सा चेंज दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन आपका है आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। एक परिवर्तीय कार्नोट चक्र का निष्पादन गुणांक, अब देखो यहाँ निष्पादन गुणांक पहले ही दे दिया है, COP कितना है 4 है। आपको निकालना क्या है, T2/T1 ज्ञात कीजिए।
यानी जो तापमान का अनुपात है वो आपको ज्ञात करना है। दूसरा क्या निकालना है, यदि चक्र पर किया गया कार्य, अब देखो यहाँ किया गया कार्य भी दिया हुआ है, यदि ये जो चक्र है कार्नोट चक्र, प्रतिवर्ती कार्नोट चक्र, इस पर किया गया कार्य 10 किलोवाट है, देखो यहाँ दिया हुआ है, फिर से देखिए चक्र पर किया गया कार्य यहाँ दिख रहा है, चक्र पर यदि चक्र पर किया गया कार्य 10 किलोवाट हो, ठीक है, यदि चक्र पर किया गया कार्य 10 किलोवाट हो तो अधिकतम प्रतीतन प्रभाव, अधिकतम मतलब मैक्सिमम प्रतीतन प्रभाव टन में ज्ञात कीजिए। अब क्या दिया है, प्रतीतन प्रभाव टन में ज्ञात करना। हल्का सा बस चेंज है, जो अभी जो दोनों क्वेश्चन मैंने जो पहले बताया है और इसमें हल्का सा चेंज है, ठीक है। देखो क्वेश्चन टफ नहीं है, बस हल्का हल्का चेंज किया, इस वजह से ये 3 क्वेश्चन आज मैं लेके आया हूं। अब इसमें देखिए सबसे पहले तो फिर वही है, हम जानते हैं सीओपी जो है, चूंकि आपका परिवर्तित कार्नोट चक्र है तो प्रतिवर्ती कार्नोट चक्र पे कौन कार्य करता है, रेफ्रिजरेटर कार्य करता है। तो रेफ्रिजरेटर का सीओपी का फॉर्मूला लिखेंगे, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर इक्वल टू T1 अपॉन T2 माइनस T1, जहाँ T1 क्या है, लो टेम्परेचर है और T2 हाई टेम्परेचर है। सीओपी की वैल्यू हमने पुट कर दिया 4, तो 4 इक्वल टू T1 अपॉन T2 माइनस T1। अब हमने क्या किया, हमने बोथ साइड को क्या किया, उल्टा कर दिया, मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर पे ला दिया और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ला दिया। तो ये जो अभी तक T1 अपॉन T2 माइनस T1 है, तो हमने क्या किया, T2 माइनस T1 को ऊपर लेते गए और T1 को नीचे लेते आए, दिख रहा होगा। तो यहाँ 4 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा 1/4, यहाँ तक क्लियर है। अब हमने क्या किया, चूंकि नीचे T1 आ गया, अब इसको हमने क्या किया, T2 अपॉन T1 कर लिया माइनस T1 अपॉन T1, भाई इसको अलग अलग डिवाइड कर लिया। जैसे T2 माइनस T1 अपॉन T1 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, T2 अपॉन T1 माइनस T1 अपॉन T1। तो T1 कट करके क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो वैल्यू आपकी आ जाए T2 अपॉन T1 माइनस 1 इक्वल टू 1/4। अब -1 को हम इक्वल टू के बराबर के इधर लेते आएंगे राइट हैंड साइड में, तो ये माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो T2 अपॉन T1 का मान कितना आ गया, आपका आ गया 5.4, 5/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 1.25, यानी T2 माइनस T1 की वैल्यू 1.25 आ गई। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन के लिए क्या दिया हुआ है, कृत कार्य दिया हुआ है, यदि चक्र पर किया गया कार्य जो है 10 किलोवाट है। तो मैंने लिख दिया, अरे यार, यहाँ पे कृत कार्य किया गया कार्य कितना है, 10 किलोवाट। फिर वही फॉर्मूला लगाया रेफ्रिजरेटर का, सीओपी निष्पादन गुणांक जो है प्रतीतन प्रभाव, चूंकि हमको यहाँ क्या निकालना, अधिकतम प्रतीतन प्रभाव टन में निकालना है। तो सीओपी जो है बराबर प्रतीतन प्रभाव बता कृत कार्य। तो सीओपी हमको पता ही है। अब यहाँ से प्रतीतन प्रभाव का जो फॉर्मूला बन के आ रहा है वो क्या आ रहा है, सीओपी, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे तिर्यक गुणा, तो सीओपी गुणे कृत कार्य। तो यहाँ सीओपी कितना है, 4 है, ये तो प्रश्न में ही दिया हुआ है, सीओपी 4 है, ठीक है। तो 4, और प्रश्न में ये भी दिया हुआ है कि कृत कार्य कितना है, 10 किलोवाट। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, क्या कहते हैं, 40 किलोवाट। कितनी आ जाएगी, 40 किलोवाट। अच्छा, अब 40 किलोवाट, तो इसको अगर हम, अब देखो यहाँ पे हमने, अब कहोगे कि सर 40 किलोवाट आया है, तो इसको आपने कैसे 40 किलो जूल प्रति सेकंड लिख लिया। तो अरे भैया, वाट को हम वाट, जैसे जूल प्रति सेकंड को ही तो हम वाट लिखते हैं, ये चीज़ आप पढ़े होंगे।
भाई कार्य करने के दर को ही सामर्थ्य शक्ति कहते हैं। तो कार्य का यूनिट होता है जूल और समय का यूनिट होता है सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड को ही तो हम वाट लिखते हैं। तो यहाँ 40 किलो वाट आया है, तो किलो को तो यही रहने दो के, और वाट को जब हम चेंज करेंगे तो जूल प्रति सेकंड, तो इसको हम इसमें कन्वर्ट कर लिए 40 किलो जूल प्रति सेकंड। अब यहाँ पे फिर वही हम लिखेंगे, क्योंकि इसको हमको एचपी में न ला के टन में लाना है प्रति टन प्रभाव। तो अब हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि 1 टन जो है आपका जो वो है क्षमता है रेफ्रिजरेटर का, वो किसके बराबर होता है 3.5 किलो जूल प्रति सेकंड के। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा प्रतिदिन प्रभाव किलो जूल पर प्रति सेकंड में आया है, तो इसको हम 3.5 किलो जूल प्रति सेकंड में ही लिखेंगे। अगर ये किलो जूल पर मिनट में आया होता तब यहाँ पे क्या लिखते, 1 टन बराबर 210 किलो जूल पर मिनट, मिनट वाला लिखते। ठीक है, तो चूंकि ऊपर हमारा जो प्रतिटन प्रभाव आया वो 40 किलो जूल प्रति सेकंड आया है, तो हमने टन का ये वाला फॉर्मूला लिखा। 1 टन जो है 3.5 क्या नाम है किलो जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। तो इसको हम उल्टा लिख सकते हैं कि 3.5 किलो जूल प्रति सेकंड 1 टन के बराबर है, तो 40 किलो जूल प्रति सेकंड कितने के बराबर होगा, तो 40/3.5। तो वैल्यू आपकी आ गई 11.4 टन। वैल्यू कितनी आ गई, 11.4 टन। तो देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई, टन जिसमें आपको दिया है सबका फॉर्मूला आपको पता है, बस आपको कन्वर्जन करना है। ठीक है ना। तो उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा आप लोग को ये सारे टॉपिक। ठीक, चलिए फिर रुक जाइए। अच्छा, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो पहले। इन तीनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। पहला ये है, जिसको जरूरत हो, सबके लिए कंपल्सरी नहीं है। जिसको लग रहा है कि मुझे कोई क्वेश्चन ना समझ में आए, वो जो क्वेश्चन ना समझ में आए उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें और उसको फिर समझे। नहीं आए पूछे तो बता दूंगा मैं। चलिए।